Assalamualaikum everyone. This is Cambridge O Level Mathematics Syllabus D. अच्छा, पेपर है मई जून 2022, पेपर 1 वेरिएंट 2. इस पेपर में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स मस्ट नॉट बी यूज्ड इन दिस पेपर. सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन का, जिसको पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा तभी एडिशन इसके पॉसिबल होगी. अच्छा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 और 6 का एलसीएम लेना होगा. 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, तो 3 को 6 बनाने के लिए 3 इंटू 2 होगा. अब जब 3 इंटू 2 किया है तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. जब न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा आंसर, और 4 प्लस 1 अपॉन 6 करेंगे इक्वल्स टू 5 अपॉन 6. पार्ट बी 0.4 इंटू 0.2. इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि पहले नॉन डेसिमल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, मतलब 4 इंटू 2 पहले मल्टीप्लाई करें. 4 इंटू 2 क्या आएगा? 4 इंटू 2 8 आ जाएगा. अब हम काउंट करेंगे कि टोटल एक्सप्रेशन में कितने डिजिट्स के पीछे डेसिमल पॉइंट है. पहले देखें तो पहले एक डिजिट के पीछे डेसिमल पॉइंट है, और फिर इधर बाद वाले नंबर में भी एक डिजिट के पीछे डेसिमल पॉइंट है. तो टोटल मिला के कितने डिजिट्स हो गए? 2 डिजिट्स हो गए. इधर भी जब एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है तो हम 2 दफ़ा डेसिमल पॉइंट पीछे ले देंगे. डेसिमल पॉइंट आ गया अब इधर, तो इधर एक 0 लगा देंगे. आंसर विल बी 0.08. क्वेश्चन नंबर 2. Asha asked a group of students about their favorite fruit. The table and pictogram show some of the results. ठीक है, सबसे पहले हम टेबल फिल कर लेते हैं. अच्छा, इसमें अगर की को हम देखें तो एक सर्कल इसमें कह रहा है कि 4 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर मैं इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्सन को. अच्छा, बनाना की इधर हमें फ्रिक्वेंसी लिखनी है. अगर एक सर्कल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 सर्कल्स कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए हम करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4, और इसका आंसर आ जाएगा 12. बनाना की फ्रिक्वेंसी तो आ गई 12. मेलन की तरफ बढ़ते हैं. मेलन में एक फुल सर्कल है और बाद में 3 क्वाड्रिलेटरल्स हैं. तो 3 क्वाड्रिलेटरल, मैं आपको बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 क्वाड्रिलेटरल्स 3 को रिप्रेजेंट करेंगे. 4 प्लस 3 हो जाएगा इसमें 7. अच्छा, अब आते हैं प्लॉटिंग पर. यहाँ एप्पल की फ्रिक्वेंसी दी हुई है 8. पहले चेक करते हैं कि ये 4 का मल्टीपल है. जी हाँ, बिल्कुल है. 4 2 से 8 होता है. अच्छा, एक सर्कल अब 4 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 सर्कल्स ऑब्वियस सी बात है 8 को रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट, ऑरेंज की फ्रिक्वेंसी 5 दी हुई है, तो उसमें हम एक सर्कल तो 4 को रिप्रेजेंट कर लेगा. बाकी कितने बचे? एक नंबर. बाकी जो एक नंबर बचा उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, इसमें मिला के 5 हो जाएंगे. राइट डाउन द मोड. मोड होता क्या है? मोड वो नंबर होता है, वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. जैसे इधर जो है इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बनाना की है जो कि 12 है, इसीलिए हम इधर भी आंसर हमारा होगा बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राफ बना हुआ है. ए एंड बी आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. लाइन एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री एक मिरर लाइन होती है जिसके राइट और लेफ्ट बिल्कुल सेम डिस्टेंसेस होंगे. अगर पहले ए पॉइंट को देखें तो इधर लाइन ऑफ सिमेट्री से पूरे एक डायगोनल का फर्क है. तो अगर हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अदर साइड पे करें, इसका पॉइंट प्लॉट करें, तो इधर से भी बिल्कुल एक डायगोनल का ही फर्क होगा. ए पॉइंट की जो रिफ्लेक्शन होगी वो इधर आ जाएगी. अच्छा, अब बी पॉइंट को देखें तो बी पॉइंट भी हाफ डायगोनल के फर्क पे है, तो इधर से भी हम हाफ डायगोनल की लाइन बना सकते हैं. बी पॉइंट आ जाएगा इधर. अब हमें पॉइंट्स को कैलिब्रेट करके उनका आंसर्स लिखने हैं. जो ए पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है. जो बी कोऑर्डिनेट है उसके एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 2 है. आंसर मेंशन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. द टेम्परेचर इनसाइड ल्यूक्स हाउस इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड. द टेम्परेचर आउटसाइड हिज हाउस इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर. डिफरेंस में हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे लिखा हुआ है वैसी
ऑर्डर वाइज लिखेंगे 18 माइनस -3, 18 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 18 + 3 = 21 डिग्री सेंटीग्रेड। Part B, Luke's thermometer measures the temperature correct to the nearest degree. At midnight, the thermometer measures the temperature outside as -6 degrees centigrade. Find the upper bound of the temperature outside at midnight. अच्छा, अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो नियरेस्ट के बाद नंबर लिखा हुआ है उसको पहले डिवाइड बाय 2 करें, फिर अगर अपर बाउंड निकालना है तो उस पर ऐड कर दें अपनी ओरिजिनल वैल्यू का, अगर लोअर बाउंड निकालना है तो उस पर सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ स्पेशल केस ये है कि नियरेस्ट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर नियरेस्ट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि नियरेस्ट के आगे 1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अब हम 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। अब हमें निकालना है अपर बाउंड। अपर बाउंड में बताया था एडिशन होती है, -6 में अब हम ऐड करेंगे 0.5 और आंसर इसमें आ जाएगा -5.5। Question number 5. The scale drawing shows the position of two villages A and B. The scale is 1 centimeter to 2 kilometers. इसका मतलब जो हम इस पेपर पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे वो रियल लाइफ में 2 किलोमीटर्स है। तो सबसे पहले पार्ट की तरफ जाते हैं। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड विलेज बी। विलेज ए एंड विलेज बी के दरमियान अपने स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जब स्केल से मेजर करेंगे तो ये लाइन तकरीबन बनेगी 9.3 सेंटीमीटर्स। क्योंकि जो असल डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, किलोमीटर बन रहा है, तो इसमें भी 9.3 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बन जाएगा 18.6 किलोमीटर्स। मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बेयरिंग की सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि फ्रॉम के आगे कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है। फ्रॉम के आगे इधर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए पे हम बनाएंगे कंपास। अच्छा, इधर जैसे ए पे पहले से कंपास बना हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ए के कंपास से लाइन अपनी डिग्री लेना शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे जब तक बी की लाइन से टच ना हो जाए। इसको एंगल लेना शुरू करते हैं, ये इधर आके स्टॉप हो रहा है। अब अपने डी या प्रोटेक्टर से इस एंगल को मेजर कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 73 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 6. कभी इन्वेस्ट $250 इन अ सेविंग्स अकाउंट। द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने हैं। इसमें ख्याल रखें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट होते हैं जिनको निकालने के फॉर्मूलाज भी अलग होते हैं, वो आगे जाकर बताऊंगा। At a rate of 1.5% per year, calculate the total amount of interest he will receive at the end of 4 years. इधर क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I = PRT/100, जहां P होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि इन्वेस्टेड अमाउंट है, इधर $250 है। I = रेट परसेंटेज में होता है हमेशा, और टाइम T = टाइम विच इज ऑलवेज इन ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट से हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। P की जगह 250, R की जगह 1.5 और T की जगह 4 रखेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा $15। क्वेश्चन नंबर 7. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 85 मिलीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले तो क्या करना होगा कि जो यूनिट्स हैं, अच्छा सबसे पहले देखेंगे कि शेडेड रीजन के एरिया कैसे निकालेंगे। शेडेड रीजन के ऐसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमारे पास गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 85 मिलीमीटर स्क्वायर। 85 मिलीमीटर स्क्वायर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे क्योंकि हमें लिखा हुआ है गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे, अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे होते तो हम डिवाइड बाय 10 करते, और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे होते तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर का ये मतलब होता है कि जितने भी जीरो से आप ओरिजिनली डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते, जब स्क्वायर लग जाए तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएंगे। अब क्योंकि मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए हम डिवाइड बाय 10 करते हैं, इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए हम करेंगे डिवाइड बाय 100। 85 मिलीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ऐसे 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0.85 लिख सकते हैं। 9 माइनस 0.85 विल बी 8.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8. द डायग्राम शोस अ पेंटागन। पेंटागन में पेंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 साइड्स है। काउंट भी कर सकते हैं, इसमें गिवन है 5 साइड्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इन सारे एंगल्स को ऐड करें
और इक्वल्स टू जो टोटल एंगल होते हैं, सम ऑफ एंगल होते हैं पेंटागन में, वो निकालने। सम ऑफ एंगल कैसे निकालेंगे पेंटागन में पॉलीगॉन का एक फॉर्मूला होता है, सम इक्वल्स टू 180 इंटू n-2। अच्छा, पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन हर वो शेप होती है जो जिसकी 3 साइड्स या उससे ज्यादा हो, तो इसलिए हम हर उस शेप में फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसकी 3 साइड्स या उससे ज्यादा हो। इधर क्योंकि एक पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स हैं, इसका सम निकालने के लिए हम n की वैल्यू रखेंगे, n जो होता है नंबर ऑफ साइड्स, n की वैल्यू रखेंगे 5। इससे हमारे पास सम आ जाएगा इसका 540 डिग्रीज। अब इन सारी वैल्यूज को ऐड करके हम इक्वेट कर सकते हैं 540 से। इसमें आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू 145 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 9, शानी मेक्स अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न यूजिंग काउंटर्स। अच्छा, सीक्वेंसेस के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होता है जो टेबल है उसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है उसमें एक कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ काउंटर्स जो बढ़ रहे हैं वो एक सेम नंबर में बढ़ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे इधर नंबर ऑफ काउंटर्स पैटर्न 1 में 5 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 11 है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर पैटर्न चेंजिंग में 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस है जो कि है +3। तो इधर ही हम ऐसे आगे अपना फिल कर सकते हैं पैटर्न नंबर 4 और पैटर्न नंबर 5 को भी +3 करके। क्या आ जाएगा 14 और 17। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स इन पैटर्न n। अच्छा, इधर हम एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम फिर से ये चीज देखेंगे कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। अगर तो कॉमन डिफरेंस है तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, टी एन इक्वल्स टू a प्लस n-1d, जहाँ a होगी फर्स्ट टर्म और d होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। क्योंकि इधर कॉमन डिफरेंस है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम a की जगह रखेंगे 5 जो कि है फर्स्ट टर्म और d की जगह रखेंगे 3 जो कि है कॉमन डिफरेंस। इससे हम एक्सप्रेशन निकालेंगे 3n+2। अच्छा, ये एक्सप्रेशन होती है किस चीज के? इधर जो n होता है वो होता है पैटर्न नंबर। अगर आप n की जगह पैटर्न नंबर 1 रखोगे तो आपका आंसर आएगा 5। इससे आपका चेक हो सकता है कि आपने ये एक्सप्रेशन सही निकाली है कि नहीं। जैसे अगर आप n की जगह 3 रखो तो 3 3 9 + 2 11। इसका मतलब आपने ये एक्सप्रेशन जो है वो सही कैलकुलेट किया। पार्ट सी, शानी हैज 100 काउंटर्स, शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20। अच्छा, अब उसने बोल दिया पैटर्न नंबर बता दिया, पैटर्न 20 है, इसका मतलब n की जगह हम 20 पुट कर सकते हैं। शी यूजेस ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स टू मेक पैटर्न k। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेंगे कि पैटर्न 20 में उसके कितने काउंटर्स लगे हैं। उसके बाद जो बच जाएंगे उसमें n की वैल्यू k रख के हम उसको इक्वेट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन पैटर्न 20 में n की जगह हम 20 रखेंगे, जो कि मैं आपको पहले बताया था n जो होता है वो पैटर्न नंबर होता है। n की जगह जब 20 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62, मतलब पैटर्न नंबर 20 में 62 काउंटर्स यूज कर लिए उसमें। अब बाकी कितने रिमेनिंग रह गए? 100 में से 62 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 38। अब 38 काउंटर्स बचे हो जिसमें से उसने एक और पैटर्न बनाना है, पैटर्न के। 38 में को हम इक्वेट कर सकते हैं 3k+2 से। 3k+2 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 12। Question number 10. A bag contains red ball, blue balls and green balls. The ratio of red ratio blue is equals to 3:8. The ratio green ratio blue is equals to 2:5. Work out the fraction of the balls that are blue. सबसे पहले तो इसमें ये चीज समझने वाली है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि जो डिनोमिनेटर में आता है वो टोटल वैल्यू होती है, जो टोटल जैसे इसमें नंबर ऑफ बॉल्स हैं तो ऑल कलर्स की टोटल मिला के बॉल्स हम देखेंगे, और जो ऊपर होते हैं वो रिक्वायर्ड होती है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड है जहां जैसे ब्लू है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे करके लिखा है, रेड रेशियो ब्लू हमारे पास गिवन था 3:8, और जो ग्रीन रेशियो ब्लू था मैंने ग्रीन को इधर रखा और ब्लू को इधर रखा 5:2। जहां दोनों साइड्स हमारे पास ब्लू का रेशियो गिवन है तो इसे हम सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें रेशियो को सेम बनाना होगा। इसके लिए हम जब भी सेम बनाना हो तो हम एलसीएम लेते हैं। इधर 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। जब 40 आ गया तो हम रेड और ग्रीन बॉल्स भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाइड रेशियो है। अब सिंप्लीफाइड रेशियो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तब उसकी ओरिजिनल वैल्यू आती है। अब अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें, फर्स्ट रेशियो में देखें तो 8 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा रेड बॉल्स के लिए। और सेकेंड रेशियो में 5 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रीन बॉल्स के लिए। यहाँ जैसे ब्लू बॉल्स हमारे पास 40 आंसर आ रहा है और जो रेड बॉल्स हैं वो 15 और ग्रीन बॉल 16 आ रहे हैं।
इससे हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी 40 प्लस 15 प्लस 16 इक्वल्स टू 71। फ्रैक्शन हम दोबारा अब इस पे आ जाते हैं। फ्रैक्शन जो रिक्वायर्ड हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं वो 40 हैं और जो टोटल है 71 है। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। यूज द स्ट्रेट एज इन कंपासेस ओनली टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीएसआर। ये एक लोसाई का क्वेश्चन है जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता चलूं। कुछ रूल्स ये हैं, अगर गिवन हो कोई एक पॉइंट गिवन हो कि ऐसा लिखा हो कि कंस्ट्रक्ट फ्रॉम वन पॉइंट, तो उसके लिए हम हमेशा बनाएंगे एक सर्कल, मतलब कंपास एक पॉइंट पे रखे पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर कोई दो पॉइंट्स गिवन हो हमें क्वेश्चन में, तो इसमें हम बनाएंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर कोई एक लाइन गिवन हो तो हम पैरेलल लाइन बनाएंगे, जिससे लिखा कंस्ट्रक्ट अ लोसाई फ्रॉम द लाइन ए बी, तो उसमें हम हमेशा पैरेलल लाइन बनाएंगे उससे। और अगर कोई दो लाइंस गिवन हो, मतलब कोई दो लाइंस के नाम गिवन हो, जैसे इधर ए बी और बी सी ऐसे हो सकता है, तो उसमें हम हमेशा बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर। यहाँ हमें सिंपल दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। एंगल पीएसआर का जब एंगल बाइसेक्टर बनाए तो उसके स्टेप्स होते हैं कुछ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक नॉर्मल ऐसे एंगल बना दो जो बीच में एंगल है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक कंपास रखना है। कंपास आपने अपनी मर्जी से थोड़ा सा खोलना है और इस पॉइंट पे अपना कंपास की निप रखनी है। और जब पेंसिल होगी उससे आपने थोड़ा सा कंपास खोल के इधर आर्क बनाना है और दूसरा आर्क उसके नीचे बनाना है। कंपास अपने पॉइंट पे ही रहेगा। अच्छा, अब दूसरी जगह आपने कंपास रखना है इधर। जब इधर कंपास रखोगे तो इधर भी बिल्कुल सेम रिपीट करोगे और ऐसे आर्क बनाओगे कि इस जो पहला वाला आपने आर्क बनाया था उसके साथ इंटरसेक्ट कर जाए। अब इसके साथ भी यही करेंगे कि नीचे भी बनाएंगे। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम दोनों आर्क्स को आपस में मिला देंगे और ये जरूरी हो कि एस से क्रॉस हो जाए। ये मेरी थोड़ी कर्व लाइन बनी है कि आप पेपर में बनाओगे स्केल से तो बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगी। Point X lies on inside quadrilateral PQRS and is closer to PS than to RS. Shade the region in which X must lie. PS का रीजन जो है वो ये वाला है और RS का रीजन जो है वो ये वाला है। उसने बोला कि जो पॉइंट X है वो PS वाले रीजन में, तो उसको शेड कर लेंगे हम। इसमें हम ये वाला रीजन शेड हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। 12 पार्ट ए, राइट 0.00203561 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर मैं ऊपर ऊपर से कुछ रूल्स बताऊं तो सबसे पहले तो ये, जब डेसिमल पॉइंट लगाओ तो स्टार्टिंग जीरोस विल ऑलवेज बी नॉन सिग्निफिकेंट, और जब डेसिमल पॉइंट लगाओ जो टर्मिनेटिंग जीरोस होंगे, अगर इधर जीरो लगा होता तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता। अच्छा, नॉन जीरो नंबर्स तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगे और जीरोस तब भी सिग्निफिकेंट होगा जब किसी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। जैसे इधर 2 और 3 के बीच में जीरो है तो ये वाला डिजिट भी, ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। या अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करें तो ये तो पहले से नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें इसको देखना होगा। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें 3 नंबर्स तक के लिए तो हमें इन नंबर्स को हटाना होगा। इन नंबर्स को हटाने के लिए, क्योंकि इधर 5 है तो 3 4 बन जाएगा और 0.00204 इसका आंसर हो जाएगा। By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of, इधर अब वन सिग्निफिकेंट में करना है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताता चलूं कि जो टर्मिनेटिंग जीरो होगा, मतलब जो एंड में जीरो आ रहा होगा नॉन डेसिमल नंबर्स में, वो भी हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इधर अंडर रूट 3.93 को अगर हम सिग्निफिकेंट में करें, मतलब किसी एक डिजिट में राउंड ऑफ करें, तो ये अंडर रूट 4 बन जाएगा। 63.7 को अगर एक डिजिट में करें तो ये राउंड ऑफ होके 60 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो टर्मिनेटिंग जीरो होता है वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है। और 0.425 भी 0.4 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से जो लेफ्ट पे जीरो हो वो भी हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 4 जो होता है वो 2 हो जाएगा। 2 इंटू 60 विल बी 120 अपॉन 0.4। अगर हम 4 में एक डेसिमल आगे करें और इधर एक जीरो लगा दें तो 4 1 जा और 4 300 जा इक्वल्स टू 300। 13 पार्ट ए। अच्छा, इसमें पहले ब्रैकेट अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। अंडर रूट 9 हमें पता है कि 3 होता है और जो क्यूब रूट ऑफ 64 है वो आप सॉल्व भी कर सकते हो
और वैसे पता ही होता है कि ये 4 होता है। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, और 12 स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा 144। राइट डाउन एन इरेशनल वैल्यू ऑफ n that satisfies this inequality। इरेशनल नंबर वो होता है जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। इन क्वेश्चंस के आसान ट्रिक यही है कि आप अंडर रूट वैल्यूज जो होती है ना, जो नॉन परफेक्ट अंडर रूट है, जैसे एक नंबर है 25, अगर उसका हम रूट लें तो परफेक्ट रूट आ जाएगा 5। कह रहा है कि एक नंबर है 26, उसका रूट लें तो हमारे पास परफेक्ट रूट नहीं आएगा, कैलकुलेटर में भी पुट करें तो बहुत लंबा डेसिमल वैल्यू हो जाएगी, वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकेगी, तो वो होती है हमेशा इरेशनल वैल्यू। इरेशनल वैल्यूज की बनानी है तो उसमें हम देखेंगे इधर 4.5 है, हमें पता है कि अंडर रूट 5 जो होता है इधर बीच की वैल्यू 5 है, हमें पता है जो अंडर रूट 25 होता है वो 5 होता है, तो इसके लिए हम अंडर रूट 25 के पीछे आसपास का कोई अंडर रूट ले सकते हैं एज एन इरेशनल वैल्यू। जैसे इधर मैंने किया हुआ अंडर रूट 24, अंडर रूट 26 भी हो सकता था, अंडर रूट 23 भी हो सकता था, ऐसे और भी ऑप्शंस थे। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए, राइट दिस नंबर्स ऑन इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम एक ही फॉर्म में सारी एक्सप्रेशंस को कर लेंगे। जैसे इधर मैंने डेसिमल में किया हुआ है, 2000 तो साफ देख रहे हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू होगी, बाकी अगला 0.002 है, फिर 2 इंटू 10 पावर -4 है, -4 का मतलब हम 4 दफा डेसिमल पॉइंट को पीछे ले जाएंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएंगी 3 zeros, 0.0002, और फिर 2 इंटू 10 पावर -2 का भी मतलब है कि 2 दफा डेसिमल पॉइंट को पीछे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 0.02। अब हम देख लेते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा इधर ये वाली वैल्यू है, उसके बाद ये है, देन 2 इंटू 10 पावर -2, और जो सबसे लार्जेस्ट है वो 2000 है। अच्छा, इस चीज में ख्याल रहे कि जब फाइनल आंसर लिख रहे होंगे तो हम ये वाली वैल्यूज नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हमारी क्वेश्चन में जो ब्लैक से लिखी हुई है क्वेश्चन में वही आंसर लिखेंगे, तो ही सही आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पार्ट बी, दिस इज द कैलकुलेशन यूजिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म के भी कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें इधर डिवाइड का सवाल है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में ये रूल होता है कि सबसे पहले जो नॉन 10 पावर्स वाले नंबर्स हैं उनको आप नॉर्मल डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इधर ए और 5 है तो मैं ए और 5 को डिवाइड कर सकता हूँ a/5, और जो 10 पावर्स हैं उसमें हम इंडाइसिस का एक रूल अप्लाई कर सकते हैं, इन डिवीजन इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। बेसिस इधर सेम है 10 एंड 10, इधर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी -7 और -b, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a/5 इंटू 10 -7 -b। इसको हम आप कंपेयर कर लेंगे, a/5 की जगह उधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे 4, तो ऐसे हम लिख सकते हैं a/5 इक्वल्स टू 4, और जो पावर है 10 की -7 -b वो राइट हैंड साइड पे -16 है, तो इसको भी इक्वेट करेंगे जब, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 15, y is directly proportional to x - 1 whole square। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शंस में भी आपको पहले लिखना सही होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है तो हमेशा हम ऐसे लिखेंगे y इक्वल्स टू k कांस्टेंट, और अब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, जो कि इधर है x - 1 होल स्क्वायर। अगर तो इनवर्स रेसिप्रोकल होता, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता, तो हम यही x - 1 होल स्क्वायर k से डिवाइड कर देते। अच्छा, इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमें इसके k कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी y और x रख के। यहाँ हमारे पास गिवन है when x equals to 5 y equals to 32, तो y equals to 32 रखेंगे और x equals to 5 रखेंगे। इससे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 2, और k की वैल्यू जब हम अपने फॉर्मूला में रखेंगे तो आ जाएगी y equals to 2 into x - 1 whole square। अब आगे बढ़ते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equals to -2। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, k की जगह 2 डालेंगे और x की जगह -2 रखेंगे। -2 - 1 विल बी -3, और कोई भी नेगेटिव नंबर पे जब स्क्वायर लगता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 3 स्क्वायर ऐसे 9 हो जाएगा, और 2 into 9 equals to 18। क्वेश्चन 16, ग्राफ ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y equals to x³ / 5 - 3x + 2 इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ये ब्लैक कर्व जो है ये ग्राफ ड्रॉन हुआ है। By drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at x equals to -5। ये रेड लाइन मैंने एक टेंजेंट बनाई है। टेंजेंट क्या लाइन होती है? वो लाइन जो ग्राफ से या कर्व से टच होती हुई जा रही हो।
इंटरसेक्ट ना करें, सिर्फ टच हो रही हो। इसमें उसने बताया हुआ है कि टच होनी चाहिए x इक्वल्स टू -1 से। x इक्वल्स टू -1 इधर ये वाला पॉइंट है, तो इधर से मैंने एक टच होते हुए टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स मालूम हो। यहाँ हमें एक कोऑर्डिनेट तो मालूम है -1, 4.8। दूसरा कोऑर्डिनेट हम पूरी लाइन में कोई भी ले सकते हैं, जैसे इधर मैंने लिया हुआ है x1 एंड y0। अब फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, जैसे इधर ग्रेडियंट आ जाएगा -2.4। Part B, by drawing a suitable straight line on the graph, find the solutions of the equation x cube upon 5 minus 3x। जब ये सॉल्यूशंस का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब आपको अपने ओरिजिनल ग्राफ की इक्वेशन से कंपेयर करना है या कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले इस इक्वेशन को इधर कॉपी किया और जो ग्राफ वाली इक्वेशन थी उसको भी इसके साथ नीचे कॉपी कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसमें एक +2 लगा हुआ है और जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें +2 नहीं लगा हुआ, तो इसकी जगह हम +2 भी लगा सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट ऐसे करेंगे कि इधर हम कर दें +2 हटा के +2 को जब इधर भेजें तो ये बन जाएगा y-2। y-2 कर देंगे तो इधर से +2 हट जाएगा और ये फिर सेम हो जाएगा x³ 3x, x³ 3x। अब इधर 0 लिखा हुआ है, इधर y-2 लिखा हुआ है, तो हम इसको अभी आपस में इक्वेट कर सकते हैं, ये बन जाएगा y-2 = 0। इसी इक्वेशन की मदद से हम एक लाइन ऑफ इक्वेशन बनाएंगे और वो लाइन हम ग्राफ में प्लॉट करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसके x कोऑर्डिनेट्स नोट करेंगे। इधर जैसे अगर मैं y को अलोन करूं तो y = 2 की लाइन बनानी होगी। ये ग्रीन कलर में मैंने y = 2 की लाइन बनाई है। अब इधर हम देखेंगे क्या कौन से पॉइंट पे ये कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ही इंटरसेक्ट कर रहा है -3.8 से, सिर्फ उसके x कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे और जो दूसरा पॉइंट है वो है 3.8। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए। Rayan says each diagonal of quadrilateral Q divides it into two congruent isosceles triangles. Draw a ring around each of the quadrilaterals in the list for which Rayan's statement is always true. अगर हम स्क्वायर की तरफ जाएं तो उसका हर डायगोनल हमें पता है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में भी डिवाइड करेगा, और क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं तो ये आइसोसेलेस भी ट्राइंगल होगा, क्योंकि उसकी बाकी जो हाइपोटेन्यूज को डायगोनल को हटा के जो दो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता? रेक्टेंगल इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी। कि अगर मैं इधर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं और इधर मैं एक डायगोनल बना दूं, अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हैं लेकिन इसकी कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें से तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं आएगी, तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। रोम्बस की भी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसमें भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाएंगे और सारी साइड्स इक्वल भी हो जाएंगी, तो रोम्बस भी ऑप्शन में हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस पे पहले रिंग लगा देते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम में भी रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी आएगी, उसमें साइड कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। ट्रेपेजियम में हमारे पास कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा क्योंकि उसका कोई डायगोनल ही नहीं होगा, और काइट में डायगोनल तो होगा लेकिन कोई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं बनेंगे। आगे चलते हैं पार्ट बी इसका, ई स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टीज है। पार्ट बी में AX, B and CX आर स्ट्रेट लाइन, X इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AX और AB जो है वो इक्वल है। AC is parallel to DB, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है क्योंकि इधर Z बन रहा है। Show that triangle AXC is congruent to triangle BXD। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ टेस्ट होते हैं जिसके हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एंगल साइड। इसमें हमें प्रूव करना होता है कि कोई भी दो एंगल सेम हो और एक साइड सेम हो। यहाँ हम अगर देखें तो दो एंगल्स हमने पहले से सेम कर दिए हैं, जो ACX इक्वल्स टू BDX, और जो दूसरा एंगल हमने प्रूव किया है इक्वल वो है CAX
एंड डी बी एक्स। अच्छा, ये भी चेक करने का एक तरीका होता है कि जिस ऑर्डर में ट्राइंगल के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं हमें भी उसी ऑर्डर में प्रूफ करना होगा। जैसे अगर इधर ए लिखा हुआ है और इधर के फर्स्ट ऑर्डर में इधर बी लिखा हुआ है, तो हमें इधर प्रूफ करना होगा कि एंगल ए और बी ही इक्वल होने चाहिए। और जैसे अगर इधर सी लिखा हुआ है और इधर भी लास्ट में डी लिखा हुआ है, तो इधर हम प्रूफ कर सकते हैं कि सी और डी भी इक्वल होंगे। बाकी इसकी साइड देखें तो साइड भी ए एक्स इक्वल टू एक्स भी है, क्योंकि उसमें गिवन है कि एक्स है मिड पॉइंट। हमें जब सॉल्व करेंगे तो हर स्टेटमेंट के साथ उसका रीजन भी देना है। तो सबसे पहले एंगल का हम रीजन दे सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अगले एंगल का भी ऑल्टरनेट एंगल रीजन देंगे, और जो लास्ट है वो साइड है एक्स इज द मिड पॉइंट वाली, जिसमें से हम ये रीजन दे सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, एक्स इज द मिड पॉइंट विच इज गिवन। पार्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 7, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इनवर्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट भी करो। टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, स्टेप 1 इज राइट एफ एक्स एज वाई। साथ साथ चलते हैं, राइट एफ एक्स एज वाई, एफ एक्स की जगह मैंने वाई लिख लिया और वाई इक्वल टू 3x माइनस 7 रखा। स्टेप 2, मेक एक्स सब्जेक्ट। एक्स सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा तो 3x इक्वल टू वाई प्लस 7 हो गया, और जो 3 है उसको डिनोमिनेटर में भेजा तो x इक्वल टू वाई प्लस 7 अपॉन 3। लास्ट स्टेप, रिप्लेस y विद x एंड x विद f इनवर्स x। x की जगह लिख दिया f इनवर्स x, और जो y था इधर उसकी जगह लिख दिया x, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर f इनवर्स ऑफ x का। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट ए, एक सेट्स का क्वेश्चन है। जो यूनिवर्सल सेट है वो है ए से लेकर जे तक अल्फाबेट्स, p है ए आई और q है एफ जी एच आई जे, आर जो सेट है वो है सी डी ई एफ जी। फाइंड पी यूनियन क्यू। यूनियन में हमेशा हम कंबाइन करेंगे सेट में सारे एलिमेंट्स को। इधर हमें पी और क्यू के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, तो इसमें अगर हम कंबाइन करें, अच्छा एक चीज याद रखें कि सेट्स में रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। सबसे पहले हमें देखेंगे कि कोई अगर अल्फाबेट ऐसा रिपीट हो रहा हो, तो आई रिपीट हो रहा है, तो इसको छोड़ के अब आई को, नीचे वाले एक आई को छोड़ के हम बाकी सारे अल्फाबेट्स एज इट इज कॉपी कर देंगे। एंड पार्ट 2, फाइंड ऑर्डर ऑफ। एन का मतलब होता है द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन पी प्राइम इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। प्राइम का इधर मतलब होता है जो वो एलिमेंट्स जो सेट पी में ना हो। तो क्यू यूनियन आर, अच्छा इसको ब्रैकेट पहले अंदर का सॉल्व करेंगे फिर बाद में इंटरसेक्शन करेंगे। अगर हम पी प्राइम सॉल्व करें तो पी में ई आई मौजूद है। अगर हम ए ई आई यूनिवर्सल से हटा दें तो बाकी जितने भी अल्फाबेट्स बचेंगे वो होंगे पी प्राइम, जो कि बी सी डी एफ जी एच एंड जे। अच्छा, दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें क्यू यूनियन आर, क्यू यूनियन आर में भी है क्यू और आगे सारे एलिमेंट्स हम कंबाइन कर देंगे। इसमें भी देख लेते हैं कि कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको पहले कट कर देते हैं, इधर एफ जैसे कॉमन है बाकी, और जी भी कॉमन है, बाकी हम सारे एलिमेंट्स को ऐसे लिख देंगे। अच्छा, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं। अगर हम पी प्राइम और क्यू यूनियन आर में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढे तो सबसे पहले इधर एक सी कॉमन है, डी भी कॉमन है, एफ भी कॉमन है, जी भी कॉमन है, एच भी कॉमन है और जे भी कॉमन है। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि सिर्फ हमें अमाउंट लिखना होता है। अमाउंट इसमें कितने हैं हम काउंट कर लेंगे, तो ये है सी डी एफ 1 2 3 जी एच जे 4 5 6, तो टोटल हमारे पास आ गए 6। पार्ट बी, यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट इन द वेन डायग्राम। इसमें आसान तरीका होता है, अगर तो ये सेट के बाएं वाला शेप होता तो हम यूनियन लगाते हैं, लेकिन इधर एक इंटरसेक्शन पे शेड हुआ है तो हम इंटरसेक्शन से ही इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इधर ए इंटरसेक्शन सी तो आएगा, क्योंकि इसमें ये तो शेड हुआ है इंटरसेक्शन सी के। इसमें जो बी हुआ है वो आउट हुआ है, तो उसमें हम इसको कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन बी प्राइम। क्वेश्चन नंबर 20, सेकंड प्रॉपर्टीज की अगर मैं दो प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एक प्रॉपर्टी है एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। मतलब जो अगर सेंटर में एंगल 2x है तो उसी दो पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस एंगल बन रहा होगा वो उसका हाफ होगा। बस शर्त यह है कि उन्हीं दो पॉइंट से वही वाला एंगल भी निकल रहा हो।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक और प्रॉपर्टी होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, वो होता है दैट क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑल 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर सारे उसके पॉइंट्स सर्कमफेरेंस पे हैं तो इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो हमेशा उनका जो सम होगा वो होगा 180 के बराबर। जैसे इधर ए, अगर ग्रीन डायग्राम में देखें तो ए प्लस सी 180 होगा और बी प्लस डी भी 180 होगा। ये प्रॉपर्टीज हम इधर अप्लाई करेंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आपसे जो एंगल सॉल्व हो रहे हैं आप उसको सॉल्व कर लो। अगर हम ये एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगाएं, इधर 70 है और ए बी से जो इधर 70 निकल रहा है सेंटर पे, इन्हीं दो पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल है वो ये वाला एंगल है। 70 को हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 35। अच्छा, ये तो हो गया 35। बाकी हम देखें तो इधर एक और प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, जो ये जो ए ओ और बी ओ दोनों रेडियस हैं, रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, तो इस वजह से हम इसको बना सकते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे तो इन दोनों साइड्स को हम x ले सकते हैं, x प्लस 70 इक्वल्स टू 180 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110 अपॉन 2 इक्वल्स टू 55। ये दोनों एंगल हो जाएंगे 55 ईच। अच्छा, अगले को देखें, अगर हम तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से एंगल सी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें अगर a प्लस सी इक्वल्स टू 180 करें, इधर एंगल a जो टोटल है वो है 55 प्लस 25 इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। 80 प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 करेंगे, एंगल c इससे हमारा आ जाएगा 100 डिग्रीज। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड एंगल ADB, ये हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है 35, इसको हम इधर मेंशन कर देते हैं 35। फाइंड एंगल BCD, BCD भी हमने इधर कैलकुलेट किया हुआ है विच इज 100 डिग्री। क्योंकि इधर 2 मार्क्स के तो इसमें हम वर्किंग दिखा देते हैं। 55 प्लस 25 प्लस C इक्वल्स टू 180, C इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट ए, फैक्टराइज। फैक्टराइज में हमेशा हमें कॉमन निकालना था और हमेशा कॉमन में आंसर देंगे, ब्रैकेट्स में आंसर देंगे, मतलब इसको पूरा एक्स की वैल्यूज नहीं निकालेंगे। अच्छा, इसमें कॉमन निकालने के लिए सबसे बड़ी निशानी तो है, क्योंकि पेपर 1 है तो इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो यह हमेशा ब्रेक मिडल टर्म से ही होगा। इसका ब्रेक मिडल टर्म लें तो 4 इंटू 6 इज 24। अब हम देखें कि 5 कैसे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इधर जो हम डिवाइड करेंगे दो डिजिट्स में, उसमें पहली टर्म में प्लस आना चाहिए और दूसरी टर्म में, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो दूसरी टर्म होगी वो होनी चाहिए माइनस वाली। 4 6 24 होता है, 1 इंटू 24 में 5 नहीं बनेगा, 2 इंटू 12 में भी नहीं बनेगा, 3 इंटू 8 में बन सकता है। 3 और 8 में ऐसे बनेगा कि अगर हम 8 माइनस 5 करें, उसमें पहले प्लस लिखना होगा, प्लस 8x फिर माइनस 3x माइनस 6। इसमें हम कॉमन लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 8x में, तो 4x कॉमन आ जाएगा और 3x माइनस 6 में माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। x प्लस 2 दोनों में कॉमन होगा और दूसरा जो कॉमन आएगा वो आएगा 4x माइनस 3। इसका पार्ट भी की तरफ चलते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस पे अगर पावर जो है वो माइनस में लगी हुई है तो इसको सबसे पहले हम पॉजिटिव में करेंगे। पॉजिटिव में ऐसे करेंगे कि जो अंदर का फ्रैक्शन है उसको फ्लिप कर देंगे। जैसे इधर 16 अपॉन x पावर 6 है, तो फ्लिप करके हम इसको हो जाएगा x पावर 6 अपॉन 16। इससे हो जाएगी पावर पॉजिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी ये लगेगी कि जो डबल पावर्स होती हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे इधर 6 इंटू 1/2 हो जाएगा और जो 16 है, अच्छा 16 को हम ऐसे करेंगे कि जो 1/2 पावर होती है वो हमेशा आपको याद रखनी होगी कि ये स्क्वायर रूट होती है। अच्छा, 16 का क्योंकि स्क्वायर रूट 4 होता है और जो 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर जो होगा वो x³ अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 22, a bag contains these 9 letter tiles ISOSCELES. Part A, Noor takes one tile from the bag at random. She notes the letter and then puts the tile back in the bag. अच्छा, इसमें लिखा हुआ है बैक इन द बैग। इसका मतलब जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई ऐसे बोला हुआ होगा कि उसने 2 दफा टाइल उठाई है, तो उसमें जो
दोबारा जब टाइल उठा रही होगी तो उसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट टेक अ लेटर ई। नॉट में हम ऐसे करेंगे कि जो गिवन है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर टोटल में से उसके जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर देंगे, तो उससे हमारे पास नॉट की आ जाएगी उसकी। अगर हम ई की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो 2 है, 2 और जो टोटल डिजिट्स लेटर टाइल्स हैं वो 9 है, ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। अब जब 9 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो बाकी जितने बचे वो 7 होंगे। नॉट ई की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7। पार्ट बी, नूर नाउ टेक्स 2 ऑफ द 9 लेटर टाइल्स एंड रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, अब इधर आगे विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उसने 2 टाइल्स निकाली हैं, तो उसने जब पहली टाइल निकाली होगी वो कहीं और रख ली होगी, और जब दोबारा वो टाइल निकाल रहा होगा तो उसमें अब एक टाइल कम हो जाएगी। मतलब अगर पहले 9 थी तो अब दोबारा जब निकालना होगा तो टोटल टाइल्स 8 हो जाएंगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टाइल्स शो द सेम लेटर। अच्छा, सेम लेटर में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से सेम लेटर्स हैं। या तो एस हो सकते हैं 2, या ई हो सकते हैं 2। अच्छा, एस की प्रोबेबिलिटी 3 है, एस 3 दफा हो सकते हैं, या तो ई हो सकते हैं 2 दफा। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी, इसमें एक चीज ख्याल रखने वाली होती है कि अगर एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर और लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें ऐड करना है। अगर हम इसकी एक सिचुएशन बनाए तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पहली टाइल वो एस निकाले एंड दूसरी टाइल भी वो एस निकाले, या मतलब और पहली टाइल वो ई निकाले और दूसरी टाइल भी वो ई निकाले। इसमें जो एंड है उसकी जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे। अच्छा, इसमें एस की पहले प्रोबेबिलिटी अपॉन 8 कर देंगे, और जब एक टाइल उसने एस निकाल ली तो ज़ाहिर है एक कम हो जाएगा एस टोटल में से भी और एस में से भी, तो दूसरी जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एस की वो हो जाएगी 2/8। अब क्योंकि और आ गया तो इसमें हम ऐड लगा देंगे, ई की प्रोबेबिलिटी में सेम ऐसे ही करेंगे। ई की प्रोबेबिलिटी ऊपर निकाली थी 2/9, और जब एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 12/8 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/72। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ना करें आपकी मर्जी है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, the diagram shows the major sector of a circle with center O and radius 3 centimeter. Calculate the area of this sector. Give your answer in the form k pi where k is an integer. So area of sector का फॉर्मूला होता है area equals to angle upon 360 into pi r square. अच्छा, इसमें ख्याल है कि इसमें हमें बोलना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर हमेशा जो बड़ा वाला एरिया होता है वही हम निकालेंगे। इसमें मेजर सेक्टर ये वाला है। सबसे पहले अगर इसका एंगल निकालें तो एंगल के लिए हम 360 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 280 इसका एंगल। अब फॉर्मूले में 280 पुट कर सकते हैं, 280 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा ये कि 0 से 0 इधर कैंसिल हो जाएंगे, इधर जो कॉमन टेबल है वो 4 का जा रहा है, 4 7 सा और 4 9 सा, 9 से 9 इधर कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 7 और पाई इक्वल्स टू 7 पाई। क्योंकि हमें आंसर के पाई में देना है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, हमारी के की वैल्यू आ जाएगी 7। क्वेश्चन 24 पार्ट ए, सॉल्व 2 - 5x अपॉन 3x + 10 = 3। इस इक्वेशन से सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए 3x + 10 को हम राइट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9x + 30, 3 × 3 9x + 3 × 10 is 30। अच्छा, अब जो x के कोएफिशिएंट्स, जो x वैल्यूज हैं वो एक जगह लाएंगे और जो नॉन वेरिएबल वैल्यूज हैं वो एक जगह आ जाएंगी। इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जो वेरिएबल वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो नॉन वेरिएबल वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = -2। Part B expressed as a single fraction in its simplest form, 3/x - 2 minus pi upon 2x + 1। पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, वो ऐसे सेम करेंगे, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, जब नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से भी वो उसी न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, इधर जैसे अब x - 2 से हम 2x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से भी 2x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेम गोज विद 5। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x + 13 अपॉन x - 2 2x + 1। जिसमें क्वेश्चन काफी ज्यादा ये आते हैं कि x - 2 2x + 1 को हम और सिंप्लीफाई करें कि नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आंसर दें कि नहीं।
तो ये आपकी मर्जी होती है, अगर आप इस फॉर्म में दे दोगे तो भी आपके पूरे 3 मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप खोल के भी दोगे तो भी आपके पूरे 3 मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 25 एक वेक्टर का क्वेश्चन है। ओ ए बी सी एंड ओ पी क्यू आर पैरेललोग्राम्स। A is a point on OP and C is a point on OR. OA equals to A and OC equals to C. OA ratio OP is 1:4. तब OA ratio OP मतलब ये जो पूरा है ये 4 है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो AP होगा वो होगा 3। अच्छा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी OA रेशियो AP इक्वल्स टू 1:3। अब क्योंकि OA जो है उसकी वैल्यू लिखी हुई है A, तो AP जो होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3A। एंड OC रेशियो CR इज 2:3। OC रेशियो CR जो है वो होगा 2:3। 2:3 हो जाएगा, तो इसमें भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो CR होगा वो हो जाएगा 3C/2, और जो पूरा OR होगा OR को हम लिख सकते हैं ऐसे 2C/2 प्लस 3C/2 विल बी 5C/2। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड OR इन टर्म्स ऑफ C। OR हमने इधर कैलकुलेट कर लिया 5C/2। ये कैसे कैलकुलेट किया, फिर से बता देता हूँ कि अच्छा, इसमें देखिए जो 2:3 के रेशियो से हम ये बता सकते हैं कि अगर हम C को पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो हो जाएगा C/2। OC के बाद वो कह रहा है कि 2 हिस्से आए हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अच्छा, इसमें भी हम C को जब 2 से डिवाइड किया हुआ था तो इसमें क्या था, जो CR उसके बाद 3 हिस्से आए तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब OR जो है उसमें हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 2C/2 प्लस 3C/2 कर देंगे, जिससे आंसर आ जाएगा हमारे पास 5C/2। और we find CQ as simply as possible in terms of A and C। C से हमें जाना है Q की तरफ। सबसे पहले तो हम इधर एक लाइन इमेजिनरी अपने ड्रॉ कर लेंगे और एरो बनाएंगे C से Q की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है और आसान रास्ता कौन सा है C से Q पे जाने के लिए। तो उसमें हम देखें तो अगर हम पहले C से R पे जाएं और फिर R से Q पे जाएं। C से R की हमें वैल्यू पता है 3C/2 है, और R से Q की भी हमें वैल्यू पता है जो है 4A। 4A कैसे निकाली कि OA प्लस AP विल बी इक्वल्स टू RQ, क्योंकि वो पैरेलल है और पैरेलल में हमेशा वेक्टर सेम होते हैं। OP जो है हमारे पास A प्लस 3A होगी इक्वल्स टू 4A। RQ भी ऐसे आ जाएगी क्योंकि वो पैरेलल है, इक्वल्स टू 4A आ जाएगी। CQ अब हम सॉल्व कर सकते हैं। CQ इक्वल्स टू CR प्लस RQ। CQ equals to 3C/2 प्लस RQ हो जाएगा 4A। तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम इस फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे। लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमने निकाला फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR। इसमें हम दोनों के एरियाज निकालेंगे। पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। इधर अगर हम इसमें देखें तो जो OABC है उसकी बेस तो आ जाएगी A। उसकी हाइट हम क्या लेंगे, उसकी हाइट क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो ही निकालना है तो उसकी अगर हाइट हमारे पास नहीं है तो हम इसकी जो स्लैंट हाइट है वो ले सकते हैं। जैसे ये OC हम इसकी हाइट कंसिडर कर लेंगे, और जो पैरेललोग्राम OPQR है उसकी जो बेस होगी वो तो आ जाएगी 4A, और जो उसकी हाइट होगी वो भी हम कंसिडर कर लेंगे OR, जो कि हमने इधर सॉल्व की हुई है 5C/2। इसको सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ OABC का एरिया निकाल सकते हैं OA इंटू OC, OA इंटू OC, और OPQR का एरिया निकालेंगे OP इंटू OR, OP इंटू OR। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। OA हमारे पास A है और OP इक्वल्स टू 4A। इसमें A से A कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आगे जो OC है हमारे पास वो C है, और OR जो है वो है 5C/2।
2। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर आप पहले देखें a अपॉन 4a में, तो इसमें a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन 4 टाइम्स, अच्छा इधर नेक्स्ट वाले में भी देखें तो c से c कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन 2.5 मतलब 5 अपॉन 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 इंटू 1 विल बी 1 एंड 4 इंटू 2.5 विल बी 10। तो इसका रेशियो का जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 1:10।